चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में मेनली पहला टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट, देन लेंज लॉ, उसके बाद इंड्यूस करंट की वैल्यू और इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आता है सेल्फ इंडक्टेंस, और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सारे टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स, लिख लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है नंबर ऑफ, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रहे हैं, ऐसे ये है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिखते चलो, क्रॉसिंग द एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। या फिर कई बार ऐसे भी लिख देते हैं नंबर ऑफ, या ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को वही सेम फाई से लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट जिस एरिया वेक्टर से हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, उस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, हाँ ना, यूनिफॉर्म हो। हाँ, मतलब एरिया बदलते जा रहे हैं, है ना। मान लो ये एरिया है, तो एरिया का इतना पोर्शन लिया तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में सेम है, फिर इतना पोर्शन लिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड सेम है। पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड सेम हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे बी डॉट ए। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के कैसे निकालेंगे, बी डॉट डी ए। फिर एक छोटा सा एरिया लेंगे और देखेंगे उस छोटे से एरिया में बी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक छोटा सा फ्लक्स आएगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, देन विल गेट मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे एरिया का। ठीक है, ऑफ कोर्स क्लोज एरिया नहीं, सिंपल, ऐसे सिंपल एरिया। क्लोज एरिया होता तो ये भी होता, फिर ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, पीछे वाला भी होता, है ना। 2D एरिया कह सकते हो। तो बी डॉट डी ए ये है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट हो जाएगी इसकी यूनिट टेस्ला, और इस यूनिट मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगी? टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। इस पर ऐसे लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर।
और इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को मिला के बोलते हैं वेबर। ठीक है, इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को बोलते हैं वेबर। ये इसकी एसआई यूनिट है। ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी सीजीएस यूनिट होती है इसकी फ्लक्स की, मैक्सवेल। सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। एक वेबर में होते हैं 10⁸ मैक्सवेल। यही होता है ना, 10⁸ या -8 देखता हूँ। ठीक है, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल। अच्छा, टेस्ला की यूनिट इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगी? टेस्ला की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एक बताई थी पहले, याद हो तो तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताई थी तुम्हें पहले, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताई थी। देखो यहाँ पर टेस्ला क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, अरे टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी को एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो डेंसिटी बोल देते हैं इसको। तो इसलिए इसको कई बार बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम अगर बी देखें तो बी आएगा φ/a। अरे बी आएगा φ/a। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और यूनिट में हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी टेस्ला, और टेस्ला को हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसलिए कई बार इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ए cos। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, एरिया वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एंगल देख लेना, बी और ए के बीच का एंगल है थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। और अगर बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, एरिया वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर वो दूसरा वाला तरीका लगा लेना। जैसे बी वेक्टर दिया हुआ मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप, एरिया वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, तो इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो कैसे लगाना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या करते हैं, इसमें आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई -3, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, और यूनिट है वेबर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चंस करते हैं, मेन का क्वेश्चन है इसके, मिटा दो। क्वेश्चंस लाए हैं, देखो क्वेश्चन 1, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक सर्कल है ऐसे,
ठीक है, केवल यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सर्कल, और सर्कल की रेडियस है r। इस सर्कल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है? पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके प्लेन में है या इसके परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मान लो सर्कल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं बाहर की तरफ, है ना, मतलब इसको क्रॉस करते हुए जा रही है ऐसे, यहाँ से पीछे से आ रही है और यहाँ से निकल रही है, तो क्रॉस करते हुए जा रही है। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ऐसे होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे तो टच करके जाती, तो इसको सरफेस को के साथ कांटेक्ट में जाती, तो एरिया वेक्टर तो ऐसे हो जाता, एरिया वेक्टर तो ऐसे हो जाता, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो cos 90 बनता, 0 हो जाता। और वैसे भी देखो तो इसको कांटेक्ट करते हुए जा रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? 0। मैग्नेटिक फ्लक्स तब होगा जब इसको छेदते हुए जाए, इसको पेनिट्रेट करके जाए, है ना। तो यहाँ पे तो सारे में पेनिट्रेट करते हुए जा रही है, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा b into pi r। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा पाई बराबर, लिखते चलो जल्दी लिख, बी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर्मूला लगेगा बी ए कॉस थीटा। बी तो बी है, दे रखा है, एरिया कितना होगा? आधा एरिया आएगा, अरे आधे एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो आधा एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और कॉस कितना? इसका एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ। इस सर्कल का एरिया वेक्टर क्या है? ये ए क्या है? एरिया वेक्टर, सर्कल का एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो कोई सा भी ले लो, हम अधिकतर ये वाला ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाला। तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। 0। अरे एरिया वेक्टर, इसका प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की तरफ, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो उसको 0 हो जाएगा, अरे 0 डिग्री हो जाएगा, तो आ जाएगा बी इंटू में पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू द एरिया। जल्दी से लिखो, छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा है। ठीक है, बिठा दे, लिख लिया? बताओ, ये बताओ, वही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कल है और उसके अंदर है ये एक स्क्वायर, सर्कल की रेडियस r, स्क्वायर की लेंथ l। तो बताओ इतने एरिया से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड रीजन। करो।
बोलो। कितना जाएगा? ये सही है ऊपर वाला। हाँ ये सही है। ये बताओ कितना जाएगा। तो आ जाएगा b इंटू ए इंटू कोस थीटा। बी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ए cos 0 डिग्री, cos 0 1। एरिया कितना है ये वाला? ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये एरिया कितना है? पूरा एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो एल स्क्वायर। इसका एरिया एल है ना, इसकी लेंथ एल है, सर्कल के वो स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर होता है। तो बस हो गया, ये आंसर है। कितना फ्लक्स आ जाएगा? पूरे सर्कल का एरिया पूछा है, इस वाले रीजन में से कितना जाएगा? तो इस वाले रीजन में से तो उतना ही जाएगा। पूरे सर्कल में से इस वाले एरिया को माइनस कर दो स्क्वायर के एरिया को, तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में से करंट जा रहा आई, इसके सेंटर पे एक छोटा सा स्क्वायर रखा है, छोटा सा स्क्वायर जिसकी लेंथ है एल और इसका रेडियस है आर। दिया हुआ है एल जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर, ये एल बहुत छोटा है। तो ये करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी? करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसके अंदर से कितना फ्लक्स पास करेगा इस एरिया में से? फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। देखो आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगे। सर्कल की वजह से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगे। बताए अगर सर्कल में करंट जा रहा है तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट जा रहा आई तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, एक सर्कुलर वायर से आई करंट जाता है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल आर। आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं पता। और वो मैग्नेटिक फील्ड जाता किस तरफ है? सर्कुलेटिंग करंट है। तो अपने हाथों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कराओ, थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट द सेंटर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ है, यहाँ भी बाहर की तरफ है, यहाँ पूरे में बाहर की तरफ होगा इस वाले करंट की वजह से। लेकिन पूछ रहा है इस वाले एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा। उसी तरह नहीं होगा। तो दिक्कत की बात यह है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, पर हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पता होता है सेंटर का। हमें यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, यहाँ का नहीं पता, कहीं नहीं पता। हमें बस सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर एट सेंटर। इसलिए इसने कंडीशन दी है एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। इस आर से ये एल बहुत छोटा है। मतलब एल इतना छोटा है कि हम मान सकते हैं कि जो पूरा का पूरा
मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर पूरे स्क्वायर में, वो लगभग उतना ही होगा जितना सेंटर पर है, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना। इस पूरे को हम मान सकते हैं, मतलब दिखाने के लिए बड़ा बनाया है पर ये बहुत छोटा है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत स्मॉलर बताया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान सकते हैं पूरे स्क्वायर के लिए। तो बस हो गया, फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए इंटू कॉस थीटा। b कितना है, ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड है a है एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और कॉस बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ cos 0 1। तो आंसर आएगी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। तो ये पुराने चैप्टर का यहाँ पे मिक्स कर दिया, अभी तो और मिक्स होंगे। ये करंट ढंग से दिखाओ, इसके बिना क्या क्वेश्चन बनेगा। Since L is very small, so we can assume over the whole square area, we can assume uniform magnetic field, and this uniform magnetic field is equal to the magnetic field at the center. तो हम पूरे स्क्वायर पे सेम मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं, जो कि किस पर है, सेंटर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है फ्लक्स के। तो सिमिलरली फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या लिखवाया था, लेंज लॉ पे क्या क्वेश्चन एक्चुअल में जो क्वेश्चन करा था पूरे चैप्टर में ही आएंगे, पूरे चैप्टर। हाँ, ईएमआई का कंसेप्ट और लेंज लॉ के बहुत क्वेश्चन है ऐसे। अभी तो सिर्फ वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे इन्हीं के। तो ये सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इसका रेडियस मान लो r। सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स। बताओ, फाइंड फ्लक्स क्या आएगा, बताओ। फ्लक्स आएगा बी ए कॉस थीटा बी पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या आएगा, 90। अच्छा, ये 30 तो नहीं आएगा। एरिया वेक्टर कैसे है, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये एंगल होता है, ये एंगल जो होता है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा है और एरिया वेक्टर है ऐसे, तो दोनों के बीच का 90। ये तो वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, तो आंसर 0 आएगा। और इसको ऐसे समझ सकते हो, सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, इसके सरफेस को छूते हुए, टच करते हुए, है ना, कोई भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा। अगर ऐसे होता एरिया वेक्टर, तब इसको ऐसे जाता, तब तो क्रॉसिंग होती, पर एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया ऐसे, तो सबकी सब ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स 0 आएगा। ठीक है, लिखो छोटा सा क्वेश्चन। टू डी सरफेस है ना, 2D। ठीक है, एक और क्वेश्चन,
given that b vector equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and area, find the flux crossing the area x square plus z square equal to 25. एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25. बताओ. ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एरिया है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास कर रहा है. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25. ये किसका ये वो है इक्वेशन, ये सर्कल का इक्वेशन, ये है सर्कल का इक्वेशन. और सर्कल है किस प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन में. मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. वाई एक्सिस बता सकते हो कहाँ होगी, वाई एक्सिस. अरे पॉजिटिव वाई एक्सिस पूछ रहा हूँ मैं. क्या होता है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई होता है जे कैप. करो के क्रॉस आई. सिखाया है नहीं सिखाया, तो क्यों यूज नहीं कर रहे. बताया ना, ये के वेक्टर, ये आई वेक्टर, के क्रॉस आई कहाँ की तरफ है, तो जे कैप कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ. इक्वेशन ये है सर्कल की इक्वेशन. इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले तो होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर. ये होती है सर्कल की इक्वेशन. ये होते हैं जो पॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं जिस पॉइंट पे सेंटर बनता है सर्कल का. किस पॉइंट पे बन रहा है, 0 0 पर, 0 0 पर इसका सेंटर है. और ये होती है रेडियस. रेडियस कितनी है, 5. तो कुछ ऐसे सर्कल होगा, है ना. यही तो सर्कल है. तो ये सर्कल है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई. रेडियस कितना है इस सर्कल का, 5. तो 5 का स्क्वायर यानी 25 पाई. ये होगा एरिया. अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, तो एरिया वेक्टर होगा 25 पाई. तो एरिया की मैग्नीट्यूड है. और इसके परपेंडिकुलर, या तो जे कैप ले लो, माइनस जे कैप ले लो, चाहे जे कैप ले लो, कोई सा भी ले लो. तो इसको जे कैप मान लेते हैं. तो ये होगा एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा. फ्लक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए. ठीक है, बी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट एरिया वेक्टर है 25 पाई जे कैप. ठीक है. अब यहाँ पे आई नहीं है, के नहीं है, तो उनको 0 मान सकते हैं, है ना. उसको हम लिख सकते हैं 0 आई कैप 25 पाई जे कैप 0 के कैप. तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और 3 का इससे करेंगे 75 पाई. और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है. ये हो जाएगा फ्लक्स जो कि है वेबर. ये आंसर आएगा. ठीक है, इस तरह से ये वाला टाइप का क्वेश्चन होगा. हर टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ. ठीक है, फ्लक्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे. और आप देखोगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये टाइप की जरूरत पड़ेगी नहीं.
अरे आपने जे कैप की डायरेक्शन में हाँ हाँ, वो तो एरिया कहीं पे भी ले सकते हो। ये है मान लो एरिया, तो इसको चाहे यहाँ मान लो, ये वेक्टर चाहे यहाँ मानो, कहीं पे मानो। हम अधिकतर इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं ताकि फ्लक्स का आंसर प्लस में आ जाए, क्योंकि इसमें कोई प्लस का मतलब होता है मान लो इनवर्ड फ्लक्स, माइनस का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, या फिर माइनस का मतलब इनवर्ड फ्लक्स और प्लस का मतलब आउटवर्ड फ्लक्स। तो 2D में जब एरिया 2D है तो इनवर्ड आउटवर्ड का कोई कंसेप्ट है ही नहीं उसमें, तो वो तो जब एरिया 3D होगा तब आएगा। तो इसमें तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस जे है, यहाँ पे प्लस जे हो जाएगा तो प्लस में आंसर आएगा। अगर मैं माइनस जे मानता तो ये आंसर माइनस में आंसर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है आई, उसमें से करंट जा रहा है। एरिया वेक्टर कुछ ऐसे है, दिस इज एरिया वेक्टर, जिसका रेडियस है मान लो आर। फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया। इस एरिया से कितना फ्लक्स जाएगा। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे 0। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना क्रॉस करेंगे इस एरिया को। तो कैसा आएगा आंसर, 0 आएगा। सही है, 0 सर। पहले तो उससे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह अंदर की तरफ है, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो 90 डिग्री। सही है। एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, करंट कैरिंग वायर ऐसे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही घूमती हुई ऐसे, और एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही है, ऐसे बनेंगे। अरे करंट कैरिंग वायर ये है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी इसी के प्लेन में बनेंगे, इसी एरिया के प्लेन में बनेंगे। और जब प्लेन में बनती हैं, यानी प्लेन को छूते हुए जाती हैं, तो उसका फ्लक्स क्या होता है, 0। ये तो या तो ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसको क्रॉस करके जाती। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, इसको ऐसे टच करते हुए, है ना। और वैसे भी समझ सकते हो भाई कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। कहीं पे भी देख लो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रही है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे ऐसे, और एरिया वेक्टर आपका एरिया तो यही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90, तो cos 90 0, है ना। और वैसे समझ लो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही, इसके सरफेस पे है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कब होता, जब इसको क्रॉस करते, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही बनेंगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही बनेगी, इसी पर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी बी, और यही एरिया है। एरिया ऐसे है, इसके क्या बोलते हैं इसको, एरिया आपके वायर के अलोंग है। एरिया वेक्टर ऐसे ही तो है, इस सर्कल का, इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ऐसे, मतलब हमेशा एरिया वेक्टर और ये आपस में परपेंडिकुलर, है ना। एरिया वेक्टर ऐसे, तो हमेशा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा 0। पूरा लिखना चाहो बी ए cos 90 वही 0 आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। मेन बात है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन को क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बी ए cos 90 0।
ठीक है, नेक्स्ट फ्लक्स का क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर वायर है, इसमें करंट जा रहा आई। एक्चुअल में चैप्टर 4 की वो है, क्या बोलते हैं उसको, पूरी प्रैक्टिस कि चैप्टर 4 में आपको कितना समझ आया। ये करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर वायर। और बता इसके वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू द प्लेन, थ्रू द होल प्लेन। मान लो ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, तो थ्रू द होल एक्स वाई प्लेन। तो इस पूरे एक्स वाई प्लेन में से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगे। सर इसमें बी की वैल्यू तो रहेगी, पूरे में से बताना है। पूरे में से एक्स वाई प्लेन मतलब अंदर भी बाहर भी, पूरे में। यहाँ का भी फ्लक्स निकालना है, बाहर का भी फ्लक्स निकालना है पूरे का, और टोटल फ्लक्स बताना है। फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन। फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन। सर बाहर तो कोई फ्लक्स होगा ही नहीं। बाहर क्यों नहीं होगा? सर आपने बताया था जो मतलब उसको क्रॉस करके जा रही है, बाहर जब इसको क्रॉस ही नहीं करेंगी। नहीं, एरिया से नहीं कह रहा, इस एरिया से फ्लक्स निकालना है। ये तो करंट कैरिंग लूप है, ये तो एक वायर है जिसमें से करंट बह रहा है। मैं तो इस पूरे प्लेन से फ्लक्स निकालना है, ये पूरा प्लेन, इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, पूरा एक्स वाई प्लेन। देखो ध्यान से कैसे होगा। बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ जाएंगे, यहाँ पे बाहर की तरफ। सेंटर से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ। और ध्यान से देखना, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यहाँ से बाहर जाएगा और घूम के यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर जाएगी और घूम के यहाँ से अंदर, है ना। यहाँ से बाहर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और घूम के अंदर। अरे बताया था ये ऐसे है, मैं इसको अगर ऐसे व्यू से देखूँ, साइड व्यू से, तो ऐसा होगा। ये ऐसे तो निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखो ये यहाँ से बाहर निकल रही है और घूम के अंदर, यहाँ से बाहर निकलेगी यहाँ पे, तो यही हो रहा है। यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकले घूम के अंदर और पीछे से फिर यहाँ से आएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, घूम के यहाँ अंदर जाएगी, अंदर पीछे घूम के फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। ये सर्कुलर लूप बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से अंदर और फिर पीछे से घूम के फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, एक सर्कुलर लूप। यहाँ से बाहर निकला, घूम के अंदर, फिर पीछे से आएगा। तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकल रही है उतनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। तो अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे उतनी ही अंदर जाएंगे। तो मतलब अगर हम फ्लक्स की बात करें तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है इतना, कितना मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है इतना, 10 फील्ड लाइंस बाहर निकली, 10 फील्ड लाइन अंदर चली गई। अरे ये है एरिया, ये पूरा एरिया। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली एक, ये घूम के फिर अंदर चली गई। तो अगर एक बाहर निकले तो एक अंदर गई, दूसरी बाहर निकले तो फिर दूसरी अंदर गई। 10 फील्ड लाइन अगर बाहर निकले तो 10 अंदर गए।
बस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलने का जो एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलने के एरिया है वो तो यहाँ है बस, है ना, वो यहाँ है, और जो अंदर जाने का एरिया है वो पूरा है यहाँ पे। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जितनी फील्ड लाइन बाहर निकलेगी उतनी अंदर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट, ये पॉइंट समझाने का था, ये वाला, ये आपको याद होना चाहिए वाला कि ऐसे जाती थी वो। ठीक है, तो ये भी पुराना चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है, लिख लो चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट एक स्क्वायर सर्कुलर लूप है, इसमें करंट जा रहा है I, और इसके सेंटर पर एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस स्मॉल r मान ले, और दिया हुआ है अगर इसकी स्क्वायर की लेंथ l है, r इज वेरी वेरी लेस देन l, फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया। स्मॉल सर्कुलर एरिया, इस सर्कल से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हमें पता है ये तो बाहर की तरफ आएगा, और हम जितना सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही हम पूरे एरिया पे मान सकते हैं सेम, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। लेकिन बात है सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो ये मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन 4 चैप्टर की शुरुआत में, इसको इस बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। यहाँ 45, यहाँ 45, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, r ये हो जाएगा L/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करके कराया था क्वेश्चन, तो वो खुद कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले, देख लेना वहाँ से क्या निकाला था इनटू एरिया, ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था बोर्ड में ऐसे ही। ठीक है, ये वही है, बोर्ड में ये वाला नहीं, अगला जो कर रहा हूँ, बात तो कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन है और कैसे बन सकता है, देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये आया था, ये लूप है सर्कुलर लूप, इसमें करंट जा रहा I, लूप सर्कुलर दिख रहा है या फिर कैसा है, सर्कुलर है ना, अरे एक बाहर की तरफ ऐसे बना ले, इसका रेडियस r, इसका रेडियस कैपिटल R, इन दोनों के बीच की दूरी x। लूप दोनों ऐसे हैं, एक लूप ऐसे और दूसरा लूप ऐसे। ठीक है, इस लूप के वजह से क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा सर, उस वो आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 3/2 इनटू में इसका एरिया पाई r स्क्वायर। हाँ, और जो ये लूप है ऐसे, और ऑफ कोर्स इसको बहुत छोटा बनाया है, फिर से यही कहा है r इज वेरी 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 लेस देन r, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, इस एरिया से कितना फ्लक्स आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी इसकी, मेरे हिसाब से ऐसे है तो ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे बनेगी, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे मान लो,
अरे लूप ऐसे है ना, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे इसी तरफ मेरी तरफ। तो यहाँ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही पूरे एरिया पे मान सकते हैं, क्योंकि आर बहुत छोटा है इसका। तो फ्लक्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई जो तुमने कहा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा यहाँ पे, म्यू नॉट, अरे तो पूरा लिख लेते हैं पहले, बी इंटू ए इंटू cos 0 1 है ना, बी हो गया म्यू नॉट, इसमें से कितना करने जा रहा है, आई अपॉन 2 है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर ये वाला और प्लस ये वाली दूरी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इतना तो है बी यहाँ पर, इसके वजह से बी इतना है। और ये बी हम पूरे एरिया पे कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि आर बहुत छोटा है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ आसान सा क्वेश्चन है, तो ये हो गया। एक्चुअली में ये नहीं आया था, एक टॉपिक लिखवाया मैंने म्यूचुअल इंडक्शन, उसके कंसेप्ट में आया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सारा था फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक और ऐसे थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो भी लेंज लो। लेंज लो क्या है, इसकी थ्योरी मैं बाद में बताऊंगा, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मतलब थ्योरी ये है कि अगर मान लो कोई एरिया है, एरिया नहीं है, एरिया तो इमेजिनरी भी हो सकता है, ये एक वायर है, कैसी वायर, सर्कुलर वायर है, और मान लो उसकी वायर कंडक्टर वायर है, क्या बोलते हैं उसको, कॉपर की वायर है, ठीक है। और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसमें रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करी, या तो आप इसके पास बार मैग्नेट लेके चले गए, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, या सोलिनॉइड होगा कहीं उसके मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ये कौन सी वायर है, कंडक्टिंग वायर, कॉपर की वायर। जब हम इस वायर में फ्लक्स चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, फ्लक्स यानी कि या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, इस एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस वायर का जो एरिया है वो एरिया है मान लो पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 0, थीटा है एरिया वेक्टर मान लो बाहर की तरफ, अरे एरिया ऐसा है ना, ऐसे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो एंगल कितना हो गया 0। तो फ्लक्स तीन तरह से चेंज हो सकता है, बी चेंज कर दो, फ्लक्स तीन तरह से चेंज हो, बी चेंज कर दो, बी चेंज कर दो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है उसको या तो बढ़ा दो या उसको घटा दो, है ना, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज कर दो, एरिया कैसे चेंज हो, रेडियस कम कर दो तो छोटा एरिया हो जाएगा, रेडियस बढ़ा दो बड़ा एरिया हो जाएगा। दूसरा तरीका सर, हाँ, अगर मान लो मैग्नेटिक यूनिफॉर्म है और एरिया कम करेंगे तो बात तो वही पड़ेगी, क्योंकि एरिया छोटा होने से एरिया तो वही रहेगा, जैसे सर्कल है, सर्कल का एरिया छोटा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर रहेगा, पाई आर स्क्वायर, आर कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा,
ठीक है, तो एरिया कम करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। और थीटा, थीटा चेंज कैसे करेंगे? थीटा ऐसे चेंज करेंगे, मान लो ये है सर्कल, एरिया वेक्टर है इसका ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो थीटा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा चाहे कैसे घुमा लो एरिया वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा पूरे में। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना घुमा के ऐसे घुमाएं, अभी कितना थीटा है? 0। और अगर ऐसे घुमाएं तो थीटा चेंज हुआ? थीटा देखो 9, अभी 0 है, करते करते अब यहाँ 90 हो गया, और अब करते करते 180 हो गया, फिर करते करते फिर 90 हो गया, फिर 0 हो गया। तो अगर उसको ऐसे घुमाते रहे लगातार तो क्या लगातार थीटा चेंज होता रहेगा? तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, है ना। तो फ्लक्स चेंज करना, चाहे बी चेंज करो, चाहे एरिया चेंज करो, चाहे थीटा चेंज करो। बी कैसे चेंज करते हैं? ऐसे करते हैं, मान लो आपके पास है मैग्नेट, मैग्नेट की वजह से मैग्नेट फील्ड बना हुआ है, उस मैग्नेट को दूर ले जाओ तो बी चेंज हो जाएगा, मैग्नेट को पास ले आओ बी चेंज हो जाएगा। इस तरह से सबसे जो सही तरीका होता है फ्लक्स चेंज करने का वो होता है थीटा। थीटा चेंज करो, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, थीटा चेंज होता रहेगा लगातार और फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो मेन चीज है, जब भी हम फ्लक्स चेंज करते हैं किसी भी कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस, जब भी हम फ्लक्स चेंज करते हैं कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस, तो ये जो भी प्रक्रिया चलती है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो पोटेंशियल डिफरेंस आता, पोटेंशियल डिफरेंस आता तो इलेक्ट्रिक करंट आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। सोच रहे हो, फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। देखो थोड़ा सा बताता हूँ, ये है वायर, और इस वायर के साथ हमने जोड़ दिया, मान लो क्या बोलते हैं उसको, बैटरी को, बैटरी जोड़ दी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता था? वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, याद हो तो तुम्हें जब हमने वो वाली डेरिवेशन करी थी, कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, तो बताया था वायर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ड्रिफ्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आया, अरे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आया, और करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अरे करंट कैरिंग वायर बन गई, करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा? ऐसे वायर है तो यहाँ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, और यहाँ होगा अंदर की तरफ। तो वायर ऐसे है, स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि नेचर को सिमेट्री पसंद है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देता है तो उल्टा भी तो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड देना चाहिए। तो उसी कंसेप्ट पे बेस इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो आखिरकार उन्हें पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है नहीं देता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से, या ये कह लो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो वहां से आपकी करंट की खोज हुई, इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है इसी प्रिंसिपल पर आ रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो इस वायर में ना कोई बैटरी लगी है ना कुछ लगा है, फिर भी इस वायर में करंट आएगा। वो इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से होगा
कि वो अपने ही फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट आया किस वजह से था? इसके फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। तो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा वो अपने ही फ्लक्स में चेंज होने को अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसा, वो फ्लक्स में चेंज होने को अपोज करेगा, इस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब बताओ, मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, मान लो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हो रहा है, मैंने बताया बी से चेंज हो सकता है, ए से चेंज हो, थीटा से चेंज हो सकता है। मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा है वो आ रहा है ऐसे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब जो बी है इसकी वैल्यू बढ़ रही है। बी बढ़ेगा तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो लेंज लॉ कहता है जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि इस बी के बढ़ने को अपोज करेगा, वो इस बी के बढ़ने को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसी पे क्वेश्चन आता है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा, वो इलेक्ट्रिक करंट इस हिसाब से आएगा कि वो बी के बढ़ने को अपोज करेगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा और दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना आएगा उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है। जो पहला दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में है, उसके ऊपर है लेंज लॉ। लेंज लॉ बताता है इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इस हिसाब से होगी कि वो बी के बढ़ने को अपोज करेगा। अब अगर मान लो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा आया, वायर के अंदर है, कंडक्टिंग वायर है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसा आया तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रिक करंट? क्या इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना इसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट। जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट, ठीक है। अब बताओ इंड्यूस करंट अगर ऐसा आएगा तो एक कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सेंटर पे, बाहर की तरफ अंदर की तरफ? इंड्यूस करंट आएगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जो इंड्यूस करंट आया वो किस वजह से आया है? उसके फ्लक्स के घूमने की वजह से, फ्लक्स के बढ़ने की वजह से। और फ्लक्स बढ़ा कैसे? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला बढ़ा है, बाहर वाला अंदर? बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा है। और करंट भी वो आ रहा है जो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा रहा है। जबकि कंसेप्ट क्या कहता है कि जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपने फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा आना चाहिए, ये उल्टा। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा इसमें कैसा आएगा, ऐसा आएगा। जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने को अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किस वजह से चेंज हो रहा है, बी के इंक्रीज, बी कहाँ की तरफ इंक्रीज हो रहा है, बाहर की तरफ। तो इसलिए जो इंड्यूस करंट आएगा वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी इंक्रीजेस, कौन सा वाला बी इंक्रीज कर रहा है, डॉट वाला, जिसके वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। और इंड्यूस करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि जो इंड्यूस करंट आएगा वो कहाँ की तरफ, कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। और बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बाहर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस वजह से इंड्यूस करंट आएगा जो उसको अपोज करेगा। इसलिए वो ऐसा इंड्यूस करंट आएगा जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है लेंज लॉ का, ठीक है। लेंज लॉ की डेफिनेशन वगैरह बाद में करेंगे, पहले ये क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके प्रैक्टिस। कौन से वाले, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के। लेंज लॉ क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज। लिख लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन खुद करना और बताना क्या आएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट।
फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। ये होगा पूरा कंसेप्ट। ठीक है, चलो ये बताओ इसी क्वेश्चन में, अगर ये बाहर वाला फ्लक्स घट रहा होता तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। तो एंटी क्लॉकवाइज। बताओ, बाहर वाला फ्लक्स घट रहा होता तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा बनता? बाहर का जो फ्लक्स है वो घट रहा है, मान लो पहले 100 फील्ड लाइंस निकल रही थी बाहर की तरफ, अब 90 फिर 80, तो करंट क्या करेगा? इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट तब आता है जब फ्लक्स चेंज होता है, तो फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स को घटने से रोकेगा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो बाहर वाले फ्लक्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो घट रहा है ना, तो घटने से रोकेगा। तो वो भी ऐसा ही इंड्यूस करंट आएगा जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। जो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा खुद का, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर का मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही हैं, तो इंड्यूस करंट भी ऐसा आएगा कि जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक तरीके से बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को घटने से रोकेगा। ठीक है, लिख लो ये। लेंज लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, नेक्स्ट, एक करंट कैरिंग वायर है आई, और यहाँ पर एक लूप है इसका सर्कुलर, एक्चुअली में कंडक्टिंग लूप, और एक करंट बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो बताना इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। करंट की वैल्यू बढ़ रही है, बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये बोर्ड में आया था जब मैंने पेपर दिए थे।
बताओ। देखो देखो, करंट ऐसे है और ये लूप ऐसे है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी। अरे पहले तो ये पता होना चाहिए इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। बोलो। और ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो अंदर की तरफ फील्ड लाइन बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो करंट है, कंडक्शन करंट, ये बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है। कौन सी वाली? अंदर वाली, जिसकी वजह से अंदर वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आएगा वो ऐसा आएगा जो इस बढ़ने को रोकेगा। तो इंड्यूस करंट, करंट कैसा आएगा? जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ने से रोकेगा नीचे की तरफ। तो इंड्यूस करंट ऐसा आएगा कि इसको अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस करंट ऐसा आएगा जो अपना कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? बोलो। अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? जो घटता हुआ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अरे कहाँ वाला, कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? अंदर जाने वाला। तो अब ये इंड्यूस करंट दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अगर अंदर की तरफ बनाएगा तो अंदर वाला तो पहले से ही बढ़ रहा है, तो सपोर्ट हो गया उसका। तो अपोज कैसे करेगा? बाहर की तरफ। ये ऐसा इंड्यूस करंट बने जो मैग्नेटिक फील्ड बने कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। तो अगर ऐसा इंड्यूस करंट आया जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो कैसा इंड्यूस करंट होगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? वो एंटी क्लॉकवाइज। अरे ऐसे ही तो बनेगा। तो करंट आएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे, ऐसे निकलेगा ये। तो इसमें जो करंट है अलग से बनाने है डायग्राम, उसी में मत घुसा देना। इंड्यूस करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है? ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, ऐसे होगा। अगला तो तुम्हें करना है, ये तो करो, ये करो। ये करंट जा रहा है, करंट कैरिंग वायर, और एक करंट घट रहा है। इसके दो लूप है आसपास, एक लूप ये, एक लूप ये, ठीक है? इसमें एक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताना है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ द लूप्स।
इसमें घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। देखो ट्राई करो बाकी। ठीक है, देखो करंट डिक्रीज कर रहा है, और एक ये लूप है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ, अरे यहाँ अंदर घूम के यहाँ बाहर डिक्रीज कर रहा है, यानी अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, अंदर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ये करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा, तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसको सपोर्ट करेगा, इसको सपोर्ट करेगा तो ऐसा इंड्यूस करंट बनाएगा जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो ये तो सपोर्ट होगा, तो इसका इंड्यूस करंट आएगा अंदर की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज, और ये बाहर की तरफ घट रहा है, बाहर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट आएगा, आई इंड्यूस, और इसमें आएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज। अब मैं तुम्हें 7-8 क्वेश्चन जितने भी हैं वो दे देता हूँ होमवर्क के लिए, और तुम खुद करके लाना, ठीक है, यही लेंज लो के ऊपर। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख ले कि एक बड़ा कॉइल है, उसमें करंट जा रहा आई, और ये करंट इंक्रीज कर रहा है, और इसके अंदर एक छोटा कॉइल है, तो इस कॉइल में कितना इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल, इन दिस स्मॉलर कॉइल। ट्राई करना, ये है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। नेक्स्ट है, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ये करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। अब इसके पास 3 स्क्वायर लूप रखे हैं, वही करंट कैरिंग लूप नहीं, सॉरी, कंडक्टिंग लूप रखे हैं इसके पैरेलली, ए लूप, बी लूप और सी लूप। एक लूप जा रहा है ऊपर की तरफ, एक लूप जा रहा है बाहर की तरफ, और एक लूप जा रहा है अंदर की तरफ, ये तो 3 लूप है, तो तीनों लूपों में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप्स ए, बी एंड सी। ये लिख लिया ऊपर वाला क्वेश्चन। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन, केवल मैग्नेटिक फील्ड इसी रीजन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ये लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट दोनों, बाहर की तरफ एक स्क्वायर लूप है या वैसे लूप है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, एक करंट कैरिंग, सॉरी, एक कंडक्टिंग लूप है, एक वायर का लूप है, एक और बाहर है
एक पोजीशन इसके अंदर जाते हुए, ए पोजीशन, बी पोजीशन, फिर ये पूरा का पूरा अंदर चला गया, सी पोजीशन। चौथी पोजीशन ये है जब ये बाहर निकल रहा है, और पांचवी पोजीशन जब ये पूरा बाहर निकल गया। तो इन पांचों पोजीशन में फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप्स ए बी सी डी एंड ई। तो इन पांचों कंडीशंस में, जब बाहर है पूरा, जब अंदर एंटर कर रहा है, जब पूरा अंदर एंटर कर गया, जब बाहर निकल रहा है और जब पूरा बाहर निकल गया, इन पांचों में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। फाइंड द इंड्यूस करंट डायरेक्शन इन ऑल 5 पोजीशंस ऑफ द लूप। नेक्स्ट, एक लूप, करंट कैरिंग लूप है आई, और इसके बराबर में एक छोटा सा लूप और रखा है ऐसे, ठीक है, और इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक रीजन है, एक जगह है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें 3 लूप एंटर कर रहे हैं, 3-4 लूप। एक लूप ये एंटर कर रहा है, एक लूप ये एंटर कर रहा है, सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप, नहीं सॉरी, सर्कुलर कंडक्टिंग लूप। एक लूप ये एंटर कर रहा है, सर्कुलर है। एक क्या बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल, ठीक है, और एक ये ट्रायंगुलर। तीनों में इंड्यूस करंट तो आएगा ही, ठीक है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी होगी। पर क्वेश्चन है इस बार, किस में इंड्यूस करंट की वैल्यू चेंज होगी। फाइंड इन विच लूप or loops the value of induced current will change. Induced current will change, and also find the direction of induced current. Also find the direction. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है और इंड्यूस करंट की वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, v कांस्टेंट है, वैसे वैसे जो एरिया होगा जो इस लूप के अंदर आएगा, यानी जिसमें फ्लक्स एंटर करेगा, वो एरिया चेंज होगा। तो जिसमें एरिया चेंज होगा वहाँ फ्लक्स चेंज होगा। पहले टी टाइम में छोटा सा फ्लक्स है, फिर अगले टी टाइम में बड़ा फ्लक्स हो गया, फिर अगले टी टाइम में और बड़ा फ्लक्स हो गया। तो डिपेंड करेगा एरिया पर। और अगर किसी में फ्लक्स सेम है, पहले टी टाइम में इतना फ्लक्स, अगले टी टाइम में फिर उतना ही फ्लक्स, अगले टी टाइम में उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें इंड्यूस करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिख लिया, ये बुक का क्वेश्चन है भी। हाँ, नहीं लिखा है, लिख लिया। नेक्स्ट, हाँ ये
नेक्स्ट एक सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है दौड़ा हुआ और दौड़ते हुए जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये भाई एक बैटरी है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है 2 ओम और यहाँ पर एक वही कंडक्टिंग लूप पड़ा हुआ है। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। आई 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इसमें। अरे 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो अगर 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, फिर हम क्या करते हैं, इस की को हटा देते हैं, तो क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो पहले तो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, फिर अचानक से जीरो हो गया, तो घट गया, घटेगा तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन की इज ओपन। जब की को ओपन करेंगे, अभी तो क्लोज्ड है की, करंट फ्लो कर रहा है। व्हेन की इज ओपन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the loop। Find the direction of induced current in the loop।